Friends, how are you? Today, the third chapter, that is the electoral politics of political science. We will do this chapter now in the coming slides. Before starting this chapter, let us talk something, that is, in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. आज की तारीख में हम लोग को एक ऐसी आदत सी पड़ गई है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा गवर्न होना चाहते हैं. This chapter helps us to understand the process by which representatives are elected. It also helps us to understand why elections are necessary. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शंस क्यों जरूरी है. How electoral competitions among parties serve the people and also helps to distinguish between democratic and non-democratic elections. तो बेटा यहाँ पर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस चैप्टर में हमको ये समझना है that why elections are necessary and useful in a democracy. एक लाइन मैंने जो भी बोली है जरा बड़े ध्यान से समझना. इस चैप्टर में आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बात जानेंगे that why elections are necessary and useful in a democracy. ठीक है ना. Now, as you all know that India is a democratic country. India is a democratic country. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आपको मालूम है डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है. डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है. तो मैंने पहला हेडिंग क्या लिखा है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है. हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है. मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए. Elections is the process by which the citizens of a democracy select or choose their representatives. Choose their representatives and change them if they wish to do so. भैया आपने इलेक्शन में देखा होगा, आपके पेरेंट्स इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम लिखे होते हैं. आप के पेरेंट्स कोई भी एक कैंडिडेट का नेम चूज कर लेते हैं, कोई भी एक नेम चूज कर लेते हैं. ठीक है ना. और जिसको हम चूज करते हैं उसी को हम लोग वोट डाल देते हैं. वही हमारा जो जीतता है वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. वही हमारा क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. अब बेटा यहां पर जो मैंने अगली जो स्लाइड बनाई है, दैट रोल ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी. रोल ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी. सो इलेक्शंस प्ले अ वाइटल रोल इन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेंशन रीजन. बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है. क्यों अपनाता है, उसके रीजंस क्या है. नंबर 1, इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नंबर 1, इलेक्शन कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. भाई एक ही टाइप की गवर्नमेंट रहेगी 15 साल 20 साल तक, तो पॉलिसी उसकी एक जैसी रहेगी. यहां पर रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. पीपल्स को अगर पहले वाली गवर्नमेंट पसंद आई तो वो उनको दोबारा से री इलेक्ट कर लेती है, नहीं आई तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है. नंबर 2, द पार्टी दैट विंस द इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट. ये आपको पता होगा, जो भी पार्टी जीत करके आएगी मेजॉरिटी में वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है. इलेक्शंस एम्पावर्स द वोटर्स टू मेक द फॉलोइंग चॉइसेस. इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो वोटर्स को चॉइस करने में मदद करती है. चॉइस करने में मदद करती है. आपने देखा होगा या आपने सुना होगा पेरेंट्स के से कि वोटर लिस्ट में कई सारे नाम होते हैं. डिफरेंट पार्टी कंटेस्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है,
उनमें हर पार्टी का लीडर होता है, हमको जो पसंद है हम उसको वोट डालते हैं, हमको जो पसंद है उसको हम वोट डालते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। नंबर 2, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। नंबर 3, they can choose the party whose elections will guide the government and law making। तरीके हैं ना, तरीके हैं। अगर हमसे कोई कहे अपनी जॉब छोड़ के मीटिंग अटेंड करो तो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर वहाँ जाके बैठता है, हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखता है, हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखता है। ठीक है ना। अगली जो मैंने स्लाइड जो मैंने बनाई है वो है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ऐसा क्या है हमारी इसमें कंट्री में जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कैसा बनता है, मैंने यहां पर लिखा है दैट इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन सेवरल वेज इन सेवरल कंट्रीज। हर कंट्री में अलग अलग तरीके से इलेक्शंस होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। हर टाइप की कंट्री है, डेमोक्रेटिक भी है और नॉन डेमोक्रेटिक के वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, आगे वाली लाइन जो मैंने लिखी है वो है द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इलेक्शन कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा है आपके लिए, ईच सिटीजन शुड बी एबल टू चूज एंड ही और शी शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड बी ऑफ इक्वल वैल्यू। हर इंसान मैं भारत की बात करता हूं, हर इंसान भारत में रहने वाले का एक वोट होता है, एक वोट होता है और हर वोट की कीमत एक वैल्यू होती है, कि एक वैल्यू होती है। ठीक है, वो अपने हिसाब से कोई भी एक लीडर चुन लेता है। नंबर 2, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। नंबर 3, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। यहां पर रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है बेटा, ईच एंड एवरी 5 ईयर्स, ईच एंड एवरी 5 ईयर्स में हम लोग के पास एक समय होता है। आपको पहली गवर्नमेंट से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप उन्हीं को वोट दे दोगे, उन्हीं लीडर को वोट दे दोगे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं आपकी चॉइस बदल जाती है। दिस मीन्स दैट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड ऑन अ फ्री एंड फेयर बेसिस। साफ तरीके से इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। मैंने यहां पर वर्ड क्या लिखा है, फ्री एंड फेयर बेसिस। नेक्स्ट मैंने लिखा है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गॉट इलेक्टेड। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है, जिसको जनता ने प्रेफर किया है, वो इलेक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बेटा अब यहाँ पर जो मैंने अगली स्लाइड जो मैंने बनाई है, दैट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ। इलेक्शंस मेनली रेफर टू द पॉलिटिकल कंपटीशन। वर्ड जो है इलेक्शन, वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन को दर्शाता है। ठीक है ना। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कैंडिडेट या पीपल जो कंट्री की है वो किसको प्रेफर करती है, कौन सी पार्टी को प्रेफर करती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ दिस कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, दिस कंपटीशन इज अमंग द कैंडिडेट्स। आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th 8th में आपने पढ़ा भी होगा, भारत इतना बड़ा देश है कि भारत को सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो हमारे पास कितनी है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो मैंने लिखा है एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल द कंपटीशन इज अमंग द कैंडिडेट।
द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंपटीशन शुड बी केप्ट इन माइंड। अब क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए वो देखिए जरा ध्यान से। एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज मैनी डीमेरिट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अमंग्स देम आर एज फॉलोस। भैया यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म डेवलप्स इन एवरी लोकेलिटी। नंबर 2 है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स, अनफेयर मीन्स एंड इवन पुट फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट ऑन अनदर। बात समझ में आया बेटा? नहीं आया? बेटा आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, सीरियल्स में भी कभी कभी आता है, इलेक्शंस में जो कैंडिडेट होता है जो पावरफुल होगा वो डर्टी ट्रिक्स यूज करता है। अब आप सोच रहे होंगे डर्टी ट्रिक्स किसे कहते हैं। डर्टी ट्रिक्स में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बूथ कैप्चरिंग हो गया जैसे। नंबर 2 मनी बांटना, नंबर 3 ड्रिंक्स बांटना, ये डर्टी ट्रिक्स हैं, अनफेयर मीन्स हैं। इसको डर्टी ट्रिक्स अनफेयर मीन्स कह सकते हो, या दूसरों पर आरोप लगाना, ठीक है ना। नंबर 3 क्या है, देयर इज अ प्रेशर टू विन इलेक्शन एंड दिस डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है ना, और ये अलाउ नहीं करता है सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। लास्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, बिकॉज ऑफ डर्टी पॉलिटिकल टैक्टिक्स adopted by the politician, many good people do not enter politics। यही डर्टी ट्रिक्स की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग, जो इन पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहते, इन पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहते। बात क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अगला देखिए, अगला लिखा है, इन स्पाइट ऑफ द अबव डीमेरिट्स। अभी तो हमने डीमेरिट्स का बात किया था, अभी तो हमने किसका बात किया था, डीमेरिट्स का बात किया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एडॉप्टेड और फ्री कंपटीशन बिकॉज ऑफ बिलो मेंशन्ड रीजंस। देखिए अब हम मेरिट का बात करते हैं। मेरिट में सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। भैया समय समय पर इलेक्शन होते रहेंगे तो हर नेता के दिमाग में ये रहता है, काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता वोट नहीं देगी, तो वो काम करना चाहती है, ठीक है ना। दे नो दैट इफ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जनता के द्वारा उठाई गई आवाज को अगर वो वहां पार्लियामेंट में बैठ के उठाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज। आने वाले इलेक्शन में उनको चांस मिल सकता है, जीत सकते हैं। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, अगर वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं वोटर्स को सेटिस्फाई करने में, हो सकता है अगला इलेक्शन वो नहीं जीत पाए, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बेटा, दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। ये जो सिस्टम है आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है, आने वाले समय में बहुत ही लंबा चलता है। बात समझ आ गई बेटा? अब हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हमारा सिस्टम कैसा है, इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। यहां पर मैंने लिखा है दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। भारत में लोकसभा और विधानसभा ये 2 ही इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा पूरे देश का है, ठीक है ना, विधानसभा एक स्टेट का होता है जो हर 5 साल में होता है। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। जब 5 साल जब खत्म होते हैं, इनका जो टर्म ऑफ पीरियड है वो भी आखिर एंड होने लगता है। सो in the next line I have written that elections held in all constituencies at the same time। इलेक्शन अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होता है, एक ही समय पर होता है, ठीक है ना।
इलेक्शन का डे अलग अलग कर देते हैं हिसाब से, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। क्वेश्चन आएगा डिफाइन द टर्म जनरल इलेक्शन, मैंने ब्लैक से किया है। डिफाइन द टर्म जनरल इलेक्शन। Sometime elections are held only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of a member। किसी कारणवश अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट खाली है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन कर देता है, वो वैकेंसी खाली है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है। क्या होता है वहां पर, बाई इलेक्शन होता है। अब यहां पर जब मैंने बात की है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की है, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बात करते हैं दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। मैंने अभी बात किया था ना आपको, भारत बहुत बड़ा देश है और भारत को टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा था हमने, 543। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिफाइन द टर्म इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लड़ते तो हर पार्टी के लोग हैं वहां से, लेकिन चुना एक जाएगा, चुना एक जाएगा। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भारत में अभी बताया मैंने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। लोकसभा में जितने भी लोग चुने जाएंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनका डेजिग्नेशन क्या होगा, एमपी। वो एमपी कहलाएंगे। डेजिग्नेशन तो बाद में मिलेगा ना, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वो अलग चीज़ है। तो उनका जो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या लिखा है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है ना। in this case the elected representative is called the member of legislative assembly or MLA. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. हर एक के पास अपनी कुछ assemblies होती हैं जिन्हें हम assembly constituencies कहते हैं। The same principle applies for the पंचायत and municipal elections. यही सिद्धांत हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, पंचायत में या म्यूनिसिपल इलेक्शंस में। ईच विलेजेस और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बेटा वार्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलो इसको ऐसे समझते हैं। आपने अपने एरिया में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है ना। चेयरमैन चुनते हैं, चेयरमैन चुना जाता है, ठीक है ना। उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सभासद कहलाते हैं, ठीक है ना। आपका एरिया डिफरेंट वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, पूरे एरिया को हम लोग किस में बांट देते हैं, वार्ड्स में बांट देते हैं, ठीक है ना। और उस हर एक वार्ड से हर टाइप के पार्टीज के लोग खड़े होते हैं। जो पार्टी जीतेगी पूरे वार्ड में से, टोटल वार्ड जितने भी हैं एक शहर में, वो वहां पर विन कर जाएगी, वो पार्टी वहां पर विन कर जाएगी। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इन्हें हम कभी कभी क्या कहते हैं, सीट्स के रूप में भी काउंट किया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली, ठीक है ना, वन सीट इन द असेंबली। तो बेटा आज हमने यहीं तक किया है। अगली जो हम स्लाइड करेंगे वो करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। इसको आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।